देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण। अगर मैं बात करूं इस सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम होगा 50 नंबर का पेपर होगा, मात्र 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। इसलिए इस पेपर में आप सबको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 10 नंबर में आपको 2-2.5 पेज लिखने, ज्यादा 3 पेज। 3 पेज से ज्यादा कोई मत लिखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम भी आपका ओनली 2 घंटे करेगा और क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग हाईएस्ट 10 नंबर के आते हैं। कोई 20 नंबर का क्वेश्चन तो आता नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें 4-4 पन्ने में नहीं लिखना रहेगा। 20-20 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। एग्जाम ही मात्र आपका 2 घंटे का रहेगा, इस बात की याद रखिएगा, ठीक है। और इस बुक में अगर मैं टोटल चैप्टर की बात करूं तो टोटल 9 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? टोटल 9 चैप्टर हैं। 9 के 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चैप्टरों में से ही पूछा जाता है, ठीक है। बुक आसान है, बुक कोई बहुत कठिन नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है, बट ये सारा ग्रामर ही है, हिंदी ग्रामर इसमें देखना है। पहला जो चैप्टर रहेगा, देखिएगा पहले चैप्टर से मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन हर साल आता है, एवरी ईयर आता है, ठीक है। और एक बात, जैसे मान लो अगर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा रखा है, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला जो चैप्टर क्या रहेगा, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे भाषा का अर्थ क्या है और भाषा की परिभाषा क्या है और भाषा का स्वरूप और भाषा की प्रकृति बताओ। भाई भाषा क्या है? तो भाषा को आप लोग कह सकते हो कि हम, यानी जब मनुष्य जो अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, यही तो भाषा है भाई। भाषा के जरिए ही व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अरे भाई मेरे मन में कोई विचार हैं, तो विचार अगर मेरे तुमको बताने, तो भाई भाषा के जरिए तो मैं बता पाऊंगा ना। तो भाषा क्या है? भाषा लिखित भी होती है, भाषा मौखिक भी होती है, कह सकते हो। भाषा क्या है? जो मुख्य विकारों से कह सकते हो बोली जा रही है। तो भाषा क्या है? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी आप लोग कह सकते हो क्या है, बातचीत करने का है, ठीक है। और भाषा के कौन कौन से रूप हैं, हम इन रूपों की भी बात करेंगे। तो भाषा को लेकर के एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो देखिएगा भाषा क्या है, किसी भी वस्तु की परिभाषा उस वस्तु की अपनी प्रकृति और प्रयोजन के आधार। भाई कह रहे हैं भाषा की अगर हमको परिभाषा लिखनी है, तो सबसे पहले भाई भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं और भाषा की प्रकृति क्या, यानी भाषा का नेचर क्या है। भाषा की परिभाषा पर अगर हम लोग विचार करें कि भाई भाषा की जो परिभाषा होती है वो क्या होगी, तो कहने का मतलब है कि भाषा अपनी संरचना और प्रकृति में जटिल नहीं होती है, वरना प्रयोजन में बहुमुखी होती है। यानी भाषा हमारी चिंतन प्रक्रिया का आधार है। भाई अगर भाषा नहीं है तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कोई भी चीज। अरे भाई आपके पास लैंग्वेज है ना, तभी तो आप लोग सोचते हो ना। भाई अगर हमारे पास कोई भाषा ही नहीं होती तो शायद हम लोग कुछ भी विचार कर भी नहीं पाते, ठीक है। इसी प्रकार जहां भाषा अपनी विभिन्न इकाइयों में संश्लेषण करती है, सामाजिक भाई भाषा क्या करती है, सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए भी क्या है, भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं ना भाई। भाषा कह सकते हैं, भाषा की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जिसे भाषा को कह सकते हैं, भाषा की परिभाषा कह सकते हो कि ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा, भाई ध्वनि ऐसे शब्द जिसमें ध्वनि निकलती है, और उन शब्दों का प्रयोग करके अगर हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तब हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं, ठीक है। जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग मनुष्य अपने विचार विमर्श के लिए या बातचीत के लिए प्रयोग करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि मनुष्य, हम लोग भाई विचार विमर्श करने के लिए जिन ध्वनि शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि व्यक्ति विचार विमर्श करने के लिए एक व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए दूसरे व्यक्ति से किसका प्रयोग करता है, भाई भाषा का ही तो प्रयोग करता है ना। भाई अगर जैसे मान लो आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आपको कुछ खाना है पीना है, तो व्यक्ति किसमें कहेगा, भाषा में ही तो कहेगा। और बिना भाषा के व्यक्ति सोच और विचार भी नहीं कर सकता है। भाई अगर आपके पास भाषा नहीं रहेगी तो ये हो सकता कि आप कुछ सोच नहीं पाएंगे और कुछ विचार भी नहीं कर पाएंगे। भाई भाषा का स्वरूप क्या और भाषा की प्रकृति क्या है। तो भाषा में सबसे पहले कह सकते हैं कि भाषा में भाई क्या है,
ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाए। भाषा में सबसे पहले क्या होती है, ध्वनि होती है ना भाई। जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे मैंने बोला राम, श्याम, मनोज, कुछ भी अगर मैं बोल रहा हूं तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्या निकल रही है भाई, इसमें ध्वनि निकल रही है ना। दूसरा, भाषा के जरिए हम विचारों और भावों को बताते ना भाई, हमारे मन में क्या विचार हैं या हमारे मन में क्या भाव हैं, इसको बताने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा किस प्रकार से है, भाषा एक प्रकार से कह सकते हैं भौतिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। भाषा मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय है। भाषा क्या भाई, भाषा के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई। भाषा के लिए एक इंपॉर्टेंट है परिवेश। भाई परिवेश जैसा होगा व्यक्ति वैसी भाषा को सीख लेता। तुमने देखा होगा ना कि भाई अगर किसी आदमी का भारत में जन्म हुआ है तो व्यक्ति आसानी से हिंदी भाषा को सीख लेगा। अगर किसी आदमी का जन्म गुजराती परिवार में हुआ है भाई तो वो व्यक्ति भाई गुजराती भाषा को आसानी से सीख लेता है। भाई अगर किसी आदमी का जन्म या पालन पोषण उसका इंग्लैंड में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, तो भाई कह सकते हो शायद अंग्रेजी भाषा को वह स्वतः ही सीख लेगा। तो भाषा हम कहां से सीखते हैं, हमारा जो परिवेश है, हमारा जो वातावरण है, हमारा घर परिवार, गली मोहल्ला, यही तो परिवेश है। तो भाई हम लोग भाषा को अपने परिवेश में सीख लेते हैं और भाषा को मनुष्य स्वतः सीख लेता है। अब बोलने वाली भाषा को तो भाई बच्चा वैसे ही सीख लेता ना, जैसे आप किसी बच्चे को बोलोगे पापा बोलो, मम्मी बोलो, कुछ भी बोलो, इस प्रकार से आप लोग सिखाते हो ना, तो देखा होगा कि वो बच्चा भी उस भाषा को बोलना क्या है आसानी से सीख जाता है ना, बल्कि उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई मौखिक भाषा को तो हम आसानी से सीख जाते हैं, लेकिन जो भाषा लिखी जाती है भाई, लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि घर पर रह करके लिखित भाषा यानी मौखिक भाषा हम बिना प्रयास के स्वतः यानी ऑटोमेटिक व्यक्ति सीख सकता है, लेकिन लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है स्कूल कॉलेज जाना पड़े। ठीक है, तो इसलिए लिखित यानी भाषा में यह भी डिफरेंस आता है कि मौखिक भाषा को व्यक्ति स्वतः सीख लेता है, लेकिन जब हम लिखित भाषा की बात करते हैं तो लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत पड़ती है। और भाषा क्या है भैया, परिवेश के अनुसार व्यक्ति सीख लेता। भाषा में यह भी है, जैसे अगर मैं बोलूं पेड़, तो आपके मन में पेड़ का एक दृश्य बन जाएगा। भाषा यह भी है कि भाषा में जो शब्द बोले जाते हैं व्यक्ति उस जैसी किसी न किसी चीज का अनुमान जरूर, जैसे मैंने बोला साधु, भैया आप साधु के मन, आप कैसे साधु जानते हैं, जैसे मैंने बोला सड़क, तो आपने बहुत सारी सड़कें देखी होगा, तो आपके मन में सड़क का फोटो तुरंत आ जाएगा। तो भाषा यह भी है, भाषा बोली तो जाती है लेकिन उसकी सोच जो है हमारे मन में आ जाती है। जैसे अगर हमारे सामने कोई भाषा बोलता है तो भाषा में यह भी हम इस चीज को देखते हैं, भाषा में यह भी है होता है। भाषा में भाई क्या प्रतीकों का बड़ा यूज होता है। ठीक है, जैसे राम मोहन को पीटता है, वाक्य में राम करता है पहले आएगा और मोहन कर्म है और फिर क्रिया आती है। आप पता हो ना भाई, कर्ता कर्म और क्रिया के रूप में क्या है भाषा का प्रयोग करते हैं ना। हिंदी में तो खास तौर से पहले क्या आता, पहले कर्ता आता है, ठीक है, फिर क्या आता है, कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। इस प्रकार से यानी कर्ता कर्म क्रिया है, यहां पर कह सकते हो ना। तो इस प्रकार से जैसे राम सेब खाता है, समझ गए। भाषा क्या है, समाज और प्रतीकों के संबंध में है। भाषा भाई समाज के अनुरूप ही होती है, जैसा आपका समाज होगा वैसे आपकी भाषा भी होगी। यानी जैसे आपकी सोसाइटी है या जैसा आपका समाज है, भाषा भी मैं कह सकता हूं कि आपकी वैसी हो जाएगी या वैसी होती चली जाएगी। ये कहा जा रहा है कि भाई आपका समाज कैसा है, आपकी सोसाइटी कैसे है, भाषा भी हमारी कह सकते हैं कि लगभग वैसी होती चली जाएगी। भाई जैसा समाज है वैसी उसकी भाषा होगी। पढ़ा लिखा समाज है तो वैसी भाषा होगी। अगर मान लो कि समाज में अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं तो उसकी अलग प्रकार की भाषा होगी। भाई समाज में तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तुम लोगों ने तो देखा होगा ना, समाज में तो अनगिनत लोग रह रहे हैं ना भाई, जिनको हम गिन भी नहीं सकते, इसको बोलते हैं अनगिनत, इसको बोलते हैं ना। ठीक है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि भाषा में अर्थ और ध्वनि का बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई जैसे हम भाषा को बोलते हैं तो सबसे पहले अर्थ इंपॉर्टेंट है और बाद में क्या, तो भाषा में ध्वनि इंपॉर्टेंट है।
ठीक है भाई, भाषा के कौन कौन से रूप हैं? भाषा क्या होती है? सबसे पहले होती है भाई भाषा व्यक्तिगत बोली होती है, यानी भाषा को हम क्या रूप किस रूप में जानते हैं? पहले होती भाई कह सकते भौगोलिक क्षेत्रता के आधार पर। व्यक्तिगत बोली मतलब समझते ऐसी भाषा जो किसी एक व्यक्ति के जरिए बोली जा रही है उसे हम व्यक्तिगत बोली कहते हैं। स्थानीय बोली यानी कोई भाषा अगर लोकल लैंग्वेज में यानी बोली जा रही, किसी खास इलाके में बोली जा रही तो हम उसको बोलते हैं भैया स्थानीय बोली। स्थानीय यानी किसी रीजन में या किसी इलाके में कोई भाषा बोली जा रही है तो हम उसको बोलते हैं स्थानीय बोली। फिर क्या होती? उपबोली। ठीक है, उपबोली का मतलब जैसे भोजपुरी है या कह सकते गोरखपुरी है, नागपुरी है, ये सारी उपबोलियां हैं। क्या है? बोली क्या होती है? बोली कह सकते कई सारी उपबोलियों को मिलाकर के एक बोली बनती है, जैसे बिहारी है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ये सारी क्या है? ये उपबोलियां हैं। ठीक है, और लास्ट में तो भैया उपभाषा। उपभाषा जैसे मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ये सब क्या उपभाषा। किसी भाषा की जब छोटी, जैसे अगर आप देखोगे हिंदी तो हमारे देश में बोली जाती है ना, लेकिन हिंदी के साथ साथ अगर आप देखोगे राजस्थानी है, हरियाणवी है, ब्रज है, लेकिन हरियाणवी हो या राजस्थानी हो वो तो निकली तो हिंदी में से है ना, उसको हिंदी में तो लिखा जाता है। ठीक है, यानी उसकी कोई लिपि तो नहीं है ना। उपभाषा का मतलब यानी जिसकी कोई लिपि नहीं है। भाषा क्या है? भाषा का एक क्षेत्र भाई बहुत बड़ा व्यापक होता है। एक भाषा में कई सारी बोलियां और कई सारी उपबोलियां होती हैं। भाषा क्या है? जैसे भाषा हिंदी भाषा है, ठीक है, जिसको हम खड़ी बोली के रूप में कहते हैं। तो भाषा का जो क्षेत्र आकार है वो बड़ा होता है। प्रयोग के आधार पर भाषा अलग अलग होती है। प्रयोग यूज के आधार पर भाई भाषा अलग होगी ना। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा बिल्कुल अलग होती है। देखोगे ना, हम लोग सामान्यतः जो बात करते हैं हमारी भाषा अलग है ना। देखो आप लोग जैसे घर परिवार में अपनी मम्मी पापा से जो बात करते हो वो कैसी भाषा है? उसको कहा जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा। क्या है? ये सामान्य बोलचाल की भाषा है, सामान्य सिंपल रूप से जो हम अपने घर परिवार में बोलते हैं। एक भाषा होती है भाई साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा का मतलब यानी जिसमें साहित्य लिखा जाता है, जिसमें कविता लिखी जाती है, जिसमें कहानी लिखी जाती है, जिसमें कह सकते हो कि उपन्यास लिखे जाते हैं, ये होती साहित्यिक भाषा। साहित्यकार यानी जो लेखक ओखक होते हैं, बड़े बड़े जो लेखक होते हैं, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम भाई बोलते हैं साहित्यिक भाषा। ठीक है, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास, ठीक है, ये सारे लिखे जा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साहित्यिक भाषा है। ठीक है, एक होती व्यावसायिक भाषा। व्यावसायिक भाषा यानी कॉर्पोरेट जिसको बोलते हैं। व्यावसायिक मतलब जो उद्योगपति और पूंजीपति यानी जो व्यापारियों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं भाई व्यावसायिक भाषा। भैया व्यापारी भी इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो व्यापार में ज्यादा उनका प्रयोग किया जाता है। जो खास तौर से जो कोई व्यापार करता है या कोई उद्योग लगाता है तो उसमें जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको बोलते भाई मेरे व्यापारिक भाषा। एक होती कार्यालय भाषा। कार्यालय यानी ऐसी भाषा जो दफ्तर किसी में बोली जाती है, किसी डिपार्टमेंट बोली जा रही है, उसको बोलते भाई कार्यालय भाषा। यानी कार्यालय, कंपनी, निगम, प्रशासन में जो भाषा बोली जा रही है उसे भाई कार्यालय भाषा कहा जाता है। कार्यालय भाषा मौखिक नहीं बल्कि लिखित होती है। जैसे कार्यालय भाषा बोलेंगे आदेश दिया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, पदोन्नति दी जाती है, इस प्रकार के शब्द कहां पर बोले जाते हैं भाई? कार्यालय भाषा में। तत्काल प्रभाव से इसको लागू किया जाए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे कार्यालय भाषा में। भाई ऑफिस में इसी प्रकार की लैंग्वेज यूज होती है। अगला होता है भाई राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है किसी देश में जो सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। राजभाषा मतलब राजकाज की भाषा, यानी जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी जो विभाग हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? राजभाषा। एक होती राष्ट्रभाषा, यानी ऐसी भाषा जो किसी देश की भाषा बन जाती है उसे भैया हम लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कहा जाता। तो भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि भारत में हिंदी एक राजभाषा के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी हिंदी में सरकारी कामकाज होते हैं। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि एक ऐसी भाषा या एक ऐसी लैंग्वेज जो पूरे नेशनलाइज बोली जा रही, जो पूरे देश में जिस भाषा का प्रयोग बड़े लेवल पर किया जा रहा उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है भाई, क्या है वो पूरे देश यानी पूरे राष्ट्र को संबोधित करे ना, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा
कहा जाता है। राष्ट्र के गुप्त भाषा क्या होती है भाई? गुप्त भाषा यानी जो चोरों की भाषा होती है, जो डाकुओं की भाषा होती है, इसे हम गुप्त भाषा या कोड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, क्या है? ऐसी भाषा जो डाकुओं के द्वारा, चोरों के द्वारा या जासूसों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे भैया मेरे हम गुप्त भाषा कहते हैं। ये भाषा के इतने प्रकार, इतने प्रकार की भाषा होती है। एक होती है जी मृत भाषा। मृत भाषा क्या? अरे मृत भाषा मतलब मरी हुई भाषा। अरे मृत भाषा का मतलब क्या है भाई? ऐसी लैंग्वेज जो पहले बोली जाती थी लेकिन अब नहीं बोली जा रही है, उसको मृत भाषा बोलते हैं। या जिस भाषा को बोलने वाले लोग मर गए, वही जानते थे, अब वो मर खप गए तो भाषा भी खत्म हो गई, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? मृत भाषा कहा जाता है। मृत भाषा यानी डेड लैंग्वेज, जो आज डेड हो चुकी है, अब उसका कुछ नहीं बचा, अब वो उसका कोई नहीं बोल रहा है उसके, इसलिए हम बोलते भाई मृत भाषा। तो भाषा के विविध रूप आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो जो मैंने भाषा को आपको बताया है यही आपको एग्जाम में भी लिख करके आना है, और जो जो मैं आपको बता रहा हूं मोस्टली यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। भाषा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई मेरे आपको यही लिख करके आना है जो मैं आपको बता रहा हूं। और पहले चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आएगा जो कि आपका 10 नंबर के एग्जाम में आएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ये टॉपिक आएगा, याद रखिएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर में जो मैंने आपको जो बता रहा हूं यही सारा आपको लिख करके आना है। ठीक है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। 10 नंबर के लिए मिनिमम 2 से 2.5 पेज लिखना है, और जो मैंने भाषा को लेकर के बताया यही लिखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे मैं जरूर कह सकता हूं आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर मैं आपको बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा? हिंदी की वर्ण व्यवस्था यानी स्वर व्यंजन की बात करेंगे, जिसमें मैं वर्ण और लिपि क्या होती है इसकी भी हम लोग देखेंगे, और दूसरा वर्णमाला क्या है। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं भाई वर्ण और लिपि क्या है। वर्ण के कई अर्थ होते हैं, यानी कई बार हम जो कलर होते हैं ना, जैसे लाल, काला, इनको भी हम कई बार वर्ण बोलते हैं। वर्ण कई बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी वर्ण बोला जाता है। ठीक है, वर्ण हम किसको कह रहे हैं भाई? वर्ण का सिंपल सा मतलब है कि अक्षर, अक्षर को ही हम क्या करते हैं? वर्ण है। आपने कभी सोचा वर्ण को अक्षर क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि वर्ण नित्य, अविनाशी और सदा एक बने रहते हैं, यानी वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर यानी जिसका क्षय ना हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी जो अक्षर है वही भैया क्या? वर्ण है। वर्ण को हम रचना की दृष्टि से अंग्रेजी में लेटर भी कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसको उच्चारित और लिखित दोनों रूप में, यानी वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग भैया क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि, क्या ध्यान सुना? भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि जिसका खंड ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यानी क्या बोलोगे कि भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लिखित भाषा में इसकी बहुत भूमिका है, जैसा कि वर्ण संकेतिक होते हैं, किसी भी ध्वनि के लिए संकेत करते हैं। ठीक है, तो यानी इसको वर्ण बोलते हैं। यानी भाषा की जो छोटी से छोटी ध्वनि है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्ण को अक्षर या लेटर भी कहते हैं। वर्ण के यानी वर्ण क्या है? सदा एक से ही बने रहते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ सकता है, और वर्ण को खंडित नहीं किया, यानी उसको टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और वर्ण भाषा की यानी कह सकते हैं ध्वनि की छोटी सी छोटी इकाई को हम भाई क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बल्कि लिपि क्या है? लिपि का मतलब कह सकते हैं कि भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या बोलोगे? भाषा को जिसमें लिखते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, तो इसमें तो हम भाषा को लिखते हैं ना, तो उसी को भाई हम लिपि कहते हैं। देवनागरी का दूसरा नाम है नागरी लिपि। इसके अलावा महाजनी, कैथी, मारवाड़ी भी लिपियां हैं। लिपियों में भी हिंदी लिखा होता है, लेकिन छापे की यानी हिंदी की जो मेन लिपि है देवनागरी लिपि है। लिपि का मतलब कह सकते हैं कि भाषा को जिसमें लिखा जाता है उसे भैया लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, यानी हिंदी भाषा की मेन लिपि हम किसको बोलते हैं भाई? देवनागरी को बोलते हैं कि भी हिंदी भाषा की हमारी मेन लिपि है। तो इसको भाषा और लिपि को लेकर के
वर्णमाला क्या है? वर्णमाला इंपॉर्टेंट, देखो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या भाई? वही वर्ण मतलब अक्षर, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी का खा गा गा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? वर्णमाला। वर्णों के समूह जो यानी जो बहुत सारे वर्ण है ना, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कई सारे वर्ण क्या होते हैं? क्रमबद्ध होते हैं, यानी सिस्टम से लिखा होता है ना, उनका नंबरिंग, पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और प्रत्येक भाषा में बहुत सारे वर्ण होते हैं ना, जैसे हिंदी भाषा में वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कैसे होते हैं? हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले क्या होता है जी? स्वर होता है। स्वर क्या है? जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। फिर स्वर के बाद अनुस्वर होता है, जो ऊपर बिंदी लगती है, पीछे जो बिंदियां लगा देते, दो डॉट डॉट कर देते हैं, उसको विसर्ग बोलते हैं। और स्वर के बाद हिंदी वर्णमाला में क्या है भैया? व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे व्यंजन क्या है? जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झाड़ा, टा, ठा, डा, ढाना, तै, थे, दै, धन, पै, फै, बै, भै, मै, यानी ये क्या है? इनको व्यंजन बोलते हैं। यानी वर्णमाला में क्या है? वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन क्या है? या, रा, ला, वा। उसमें व्यंजन क्या? सा, हा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन क्या है? छ, त्रि, ज्ञ, ठीक है। ये क्या है? इसी को बोलते भाई वर्णमाला। वर्णमाला जब आपसे पूछेगी तो आपको छोटा बड़ा छोटी बड़ी यानी सारे स्वर लिख देना, और फिर व्यंजन भी लिख देना, का खा गा घाड़ा, चा छा जा ढाना, टा था डा ढाना, पा फा बा भा मा, ये पूरा लिख दीजिएगा। यही वर्णमाला है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। यानी वर्णों का जो पूरा समूह है उसे भाई मेरे वर्णमाला। वर्णमाला एग्जाम में पूछा भी गया, पेपर में आया भी है। इसलिए स्वर क्या होते हैं भाई? स्वर तो आपको पता है ना, स्वर उन्हें कहते हैं जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, या कह सकते हैं स्वर उसको कहते हैं जिनको बोलने में किसी प्रकार किसी दूसरे स्वरों की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। यानी स्वर स्वतंत्र होते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि स्वर क्या है? स्वतंत्र होते हैं। स्वर को बोलने में किसी दूसरे स्वर या व्यंजन की हम लोग सहायता नहीं लेते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर कह सकते हैं जो व्यंजन को उच्चारित करने में सहायक होते हैं, भाई उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो स्वर कितने हैं भाई? स्वर 11 हैं। कौन कौन से स्वर हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये क्या है? यही 11 हमारे क्या हैं? स्वर हैं। क्या है? इन्हीं 11 को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यही हमारे भाई स्वर हैं। अगला व्यंजन क्या होता? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जा सकती है, कह सकते हैं कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को बोला ही नहीं जा सकता है, ठीक है। उनको भाई हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कौन कौन से? व्यंजन टोटल हैं, जैसे का वर्ग के व्यंजन, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा। चा वर्ग व्यंजन, चा, छा, जा, झाना, टा, टा, ठा, डा, ढाना, ता, था, दा, धना, पा, फा, बा, भा, मा। ये क्या है? इनको हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन। यानी व्यंजन को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना स्वर की मदद से किसी भी व्यंजन का उच्चारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? यानी किसी भी व्यंजन को बोला ही नहीं जा सकता है, ठीक है, ठीक है। यानी हम किसी भी व्यंजन को हम लोग क्या नहीं कर सकते भाई? बोल ही नहीं सकते, यानी उसका ट्रांसलेट ही हम लोग नहीं कर सकते हैं। बिना स्वर के बिना व्यंजन को बोला ही नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में आएगा, ठीक है। इसलिए जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको जरूर पढ़ करके जाना है, ठीक है। देखो स्वर के उच्चारण स्थान क्या है? स्वरों का उच्चारण कहां कहां से होता है भाई? स्वर और व्यंजन का उच्चारण हम लोग खास जगहों से करते हैं। जैसे कुछ स्वर और या व्यंजन है जिनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ मतलब यानी गले के नीचे जो है ना, इसको बोलते हैं भाई कंठ। जैसे आ, छोटा, बड़ा, का, खा, गा, घा, ड़ा, हा, इनको हम किससे बोलते हैं? कंठ, यानी कंठ होता, कंठ से बोला। इनको एक सारे स्वर कहां से, स्वर या व्यंजन इनको हम कहां से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। फिर अगला है तालु से बोलते हैं। तालु मतलब एक प्रकार जीभ का जो निचला भाग है उसको बोलते हैं तालब या तालु, वहां से बोला जाता है। जैसे ई,
छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या, सा, इसको कहां से बोला, तालु से, तालु है जीभ के नीचे का। मूर्धा यानी अंदर जो जीभ है, जीभ को जब उठाओगे तो अंदर जो रहता है हल्का सा दिखता है, उसको बोलते हैं मूर्धा बोलते हैं, वहां से बोला जाता है। ऐसे स्वर या व्यंजनों को हम मूर्धा व्यंजन कहते हैं, जैसे री, टे, ठे, डे, ढे, सा, इसको मूर्धा। होस्ट यानी ऐसे स्वर या व्यंजनों का जिनका उच्चारण करते समय होठ की सहायता लेनी, इसको बोलते हैं होस्ट से बोला जाता है। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। आप बोल करके देखो, आपके जो होठ हैं, होठों की इसमें आप मदद जरूर लेंगे। जैसे बोलिए पा, फा, बा, भा, मा, कहां से बोला जाता है? होठ जो आपके हैं वो बार बार आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे, इसलिए इसको बोलता है होस्ट व्यंजन। यानी किसी स्वर को बोलते समय जो भी स्वर यानी मुंह के अंदर जो भी स्वर तंत्रिका है, अगर किसी का प्रयोग होता, किसी का यूज होता, कोई उठता बैठता, उसी के नाम पर एक यानी उच्चारण स्थान इसको। अगला है कंठ तालु, यानी ऐसे स्वर या व्यंजन जिनको उच्चारण करते हैं कंठ से और तालु से बोला। ए, आए, कंठ होठ यानी इसमें कंठ भी होठ भी, ए, औ, ए, औ, ठीक है। दंत होस्ट जिसमें दांत और होठ का दोनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे था, वा। मसूड़ा यानी जिसमें प्रयोग, जैसे सा, जा, रा, ला। नासिका, अंग, आह, इसमें नासिका का थोड़ा नाक, नासिका मतलब नाक, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इन स्वर या व्यंजनों को जब उच्चारण करते हैं तो कहां से करते हैं भाई? जैसे कंठ से करते हैं, तालु से करते हैं, मूर्धा से करते हैं, होठ से करते हैं, कंठ तालु से करते हैं, दांत होठ से करते हैं, कंठ होठ से करते हैं, यहां से इनका उच्चारण किया जाता है। तो ये भाई ये क्या है? उच्चारण स्थान है। आगे भी उच्चारण स्थान मिलेगा तो मैं आपको थोड़ा और भी डिटेल में इन सारे उच्चारण स्थानों को मैं आराम से आपको करवा दूंगा। तो जितना मैं बता रहा हूं उतना जरूर करके जाना है, क्योंकि जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं वो मैं जरूर कह सकता हूं कि 100% आपको एग्जाम में ये सारे टॉपिक पूछेगा ही पूछेगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा? स्वर के प्रकार, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्वर के प्रकार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और मूल स्वर क्या हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्वर के प्रकार क्या हैं और मूल स्वर क्या हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें भाई स्वर के प्रकार, ठीक है। देखो आप जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर हैं और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। तो स्वर वैसे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का स्वर होता है? स्वर 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पहला स्वर क्या? ह्रस्व स्वर, ठीक है। आपको याद होगा कि स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर हम कहते हैं, यानी किसी स्वर को बोलने में कितना समय लगता है, इसी के आधार पर भाई हम बांटते हैं कि स्वर कैसे, कौन सा स्वर है। ह्रस्व स्वर क्या है? यहां मात्रा की अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय है, यानी किसी स्वर को बोलने में जो समय लगता है उसी आधार पर हम लोग कहते हैं कि भाई कौन सा स्वर है, ठीक है। जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये बोलना कि जिस स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्या मैंने बोला? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है या बिल्कुल भी समय नहीं, सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ये 4 हैं। आ, ई छोटी, उ छोटा उ और री, ये 4 कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। क्या है इनको भाई मेरे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, ठीक है। इनको बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है, कम से कम सबसे कम समय ह्रस्व स्वरों को बोलने में लगेगा। आ, छोटा, छोटी, छोटा उ और री, ये भाई ह्रस्व स्वर हैं। अगला होता दीर्घ स्वर। जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। दीर्घ स्वर कहा जाता है, यानी ये कह सकते हो जिस स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वर भाई 7 हैं। 7 यानी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या भाई 7 हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर किन्हें कहते हैं? जिस स्वर को बोलने में
हर्ष स्वर से भी ज्यादा समय लग रहा है, उसको भाई दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर अगला होता है क्या बोलते हैं उसको भाई, दीर्घ स्वर। अगला होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब यानी जो दो स्वरों के जोड़ से बन रहा है उसको बोलते हैं भाई संयुक्त स्वर। ठीक है, वैदिक काल में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी। पहले संयुक्त स्वर कितने थे? 4 थे, बट अब 4 संयुक्त स्वर नहीं है, अब संयुक्त स्वरों की संख्या मात्र 2 है। ए ओ मूल स्वर में चले गए, इसलिए अब संयुक्त स्वर कितने रह गए? 2 रह गए। संयुक्त स्वर कौन है? जैसे ए औ, ये 2, जैसे भैया लिखोगे ना, भय पे ए की मात्र, भैया, मैया, रुपैया, या ए या की श्रुति हो रही, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। औ, औ भी क्या है? संयुक्त स्वर है। जैसे पावा, कौवा, यहां पर औ के बाद वा की श्रुति हो रही, इसको संयुक्त स्वर का मतलब है कि जहां पर 2 स्वरों के मेल से कोई स्वर बना है। क्या बोला मैंने? कि जहां पर 2 स्वरों के मेल से कोई स्वर बनता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, और पहले संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी थी भाई? 4 थे। पहले संयुक्त स्वर 4 थे, लेकिन आज कह सकते कि संयुक्त स्वरों की संख्या 2 रह गई, अब मात्र 2 बचे हैं। कौन कौन? ए बचा है और औ बचा है। ठीक है, ये मात्र 2 ही संयुक्त स्वर आज बचे हैं। मूल स्वर किन्हें कहते हैं? जो स्वर न अग्र सीमा, अग्र सी रेखा के आगे हो, न पश्च रेखा के, उन्हें केंद्रीय स्वर या मूल स्वर कहते हैं। केंद्रीय स्वर या मूल स्वर सिर्फ 2 हैं, छोटा और बड़ा। ये क्या है? यही है भाई मूल स्वर। नगरी लिपि में मात्रा की पद्धति है। ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह को बताती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसका साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा। भाई स्वर के साथ अगर कोई व्यंजन आता है तो स्वर व्यंजन नहीं लिखते, बल्कि हम लोग व्यंजन की क्या लिखते हैं? मात्रा लिखते हैं। आ की मात्रा क्या है? इस प्रकार से ऊपर से डंडा लगा देते हैं। बड़ा की मात्रा क्या है? ऐसे लगा देते हैं। छोटी क्या है? ऐसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा क्या है? इस प्रकार से बड़ी की मात्रा है। ड क्या है? ये मात्रा है। ऊ क्या है? इस प्रकार से मात्रा है। ठीक है, ये क्या है? इसी को हम लोग भैया को बोलते हैं भाई, कह सकते हैं मूल स्वर। मूल स्वर 2 हैं, आ और बड़ा। और मूल स्वर में कहा जा रहा है कि भाई जब किसी स्वर के साथ कोई अगर व्यंजन आता है तो व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तो उसको स्वर पूरा स्वर नहीं लिखा जाता है, केवल स्वर की मात्रा लिख देते हैं। स्वर की हम लोग मात्रा लिखते हैं। व्यंजन, जैसे व्यंजन के साथ अगर कोई स्वर आ रहा तो भाई हम स्वर नहीं लिखते, पूरा स्वर नहीं लिखते हैं, बल्कि स्वर की हम लोग क्या लिख देते जी? मात्रा लिख देते हैं। अगला द्विस्वर क्या है? द्विस्वर का मतलब यानी जब 2 स्वर मिल जाते हैं। नीचे दिए गए 4 द्विस्वर हैं, जैसे आ और ई मिलकर के ए बन जाता है। आ और ए मिलकर के ए बन जाता है। आ और ऊ मिलकर के औ बन जाता है। आ और ओ मिलकर के औ बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं भाई? द्विस्वर कहा जाता है। द्विस्वर। अनुनासिकता क्या है? थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में कई बार आपसे अनुनासिकता पूछा जा सकता है। देखो, स्वरों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव होता है उन्हें अनुनासिकता कहते हैं। अनुनासिकता यानी जो ऊपर जो बिंदी लगती है उन्हें भैया अनुनासिकता कहते हैं। जैसे अंग, जैसे आ के ऊपर बिंदी लग गई ना, ये अनुनासिकता है। आ के ऊपर बिंदी अनुनासिकता है। ई के ऊपर बिंदी अनुनासिकता है। ऊ के ऊपर बिंदी अनुनासिकता है। बड़ा ऊ के ऊपर बिंदी अनुनासिकता है। ए के अंदर ए के में बिंदी अनुनासिकता है। यानी जब हम किसी स्वर में बिंदी लगा देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अनुनासिकता कहा जाता है। ठीक है, अनुनासिकता जैसे आप कोई शब्द लिख रहे हैं, जैसे बिंदी लगनी है ऊपर, जैसे मेल, अब मैंने मे लिखा तो मे में ऐसे बिंदी लगा दी ना, इसी को क्या बोला जाता है? अनुनासिकता कहा जाता है। आघात क्या है? जब स्वर के उच्चारण को, बोल को जोर दे करके, भाई जब किसी स्वर को बोलने में जोर देना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आघात बोलते हैं। आघात का मतलब जिस स्वर के उच्चारण में हमें बलपूर्वक उस स्वर को बोलना पड़ता है उसे आघात बोलते हैं। जैसे बलात्मक स्वराघात, जिस स्वर का उच्चारण करो और उसमें भाई ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है उसे हम लोग कहते हैं बलात्मक स्वराघात। संगीतात्मक स्वराघात, जैसे वाक्य में खास करके कविता में ध्वन्यात्मक स्तर का उतार चढ़ाव, इसको संगीतात्मक स्वराघात कहते हैं।
रूपात्मक स्वराघात क्या है? हर व्यक्ति का कंठ अलग होता है, इससे व्यक्ति की पहचान होती है, इसी रूपात्मक। भाई हर कोई व्यक्ति अगर स्वर को बोलेगा तो उसके स्वर को बोलने का तरीका अलग है ना। भाई अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम हर आदमी की आवाज को कैसे जानते हैं, हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसके स्वरों के उच्चारण का जो तरीका थोड़ा अलग होता है, इसलिए हम उसको जान जाते कि कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा है। तो जो मैं बता रहा हूं ये खास तौर से आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से इन चीजों को करके जरूर जाना है। और इसमें से ज्यादातर यही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं आपके एग्जाम में भी मोस्टली कह सकता हूं कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, जिनको मैं आपको बता रहा हूं, और इन्हीं को करके जाना भी है एग्जाम में, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा हूं इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाना। यही आएंगे, ओनली 2 घंटे का एग्जाम है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आराम से पेपर पास हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 4 रहेगा व्यंजन उच्चारण के प्रकार। इसमें हम लोग खास तौर से बात करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो भाई मेरे आता है नासिका ध्वनियां, ठीक है। नासिका ध्वनि का मतलब होता है कि जब हम किसी स्वर का या व्यंजन का उच्चारण करते हैं और जो यानी जब उच्चारण करते हैं जो हवा है वो हमारे जो नाक से निकलती है उसी को क्या कहा जाता है? नासिका ध्वनियां। और नासिका ध्वनियां अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और ये इंपॉर्टेंट हो सकता भाई, पेपर में आ सकता है, और इसके आने के जो चांसेज हैं वो ज्यादा ही रहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नासिका ध्वनियों की पहले बात करें। देखो स्वर यंत्र पार करने के बाद वायु दो भागों से बाहर निकलती है। देखो स्वर यंत्र मतलब समझते हो, जब हम मुख से मुंह में से किसी ध्वनि को बोलते हैं, जैसे मैंने अपने मुंह से कोई ध्वनि बोली तो मेरे मुंह से जो हवा निकल रही है या तो मेरे मुंह से निकलेगी या मेरे नाक से निकलेगी, समझो। यानी जब मैं किसी स्वर का उच्चारण करता हूं तो मेरे हवा जो है या तो मेरे मुंह से निकलेगी या मेरे नाक से निकलेगी। जब किसी स्वर के जब मैं किसी स्वर को बोलता हूं और स्वर को बोलने के बाद जो हवा है वो मेरे नाक से यानी नाक से निकल रही है, तो ऐसे स्वरों को हम, ऐसे ध्वनियों को क्या बोलते हैं? नासिका ध्वनियां। देखो मुख विकार से निकलने वाली ध्वनियां मानी जाती हैं। यदि वायु मतलब हवा, यदि आप किसी स्वर को बोलते हैं और हवा मुख से और नाक से दोनों से निकलती है, जैसे भाई आपने किसी स्वर को बोला और आपके मुंह में से जो हवा है वो आपके नाक में से और मुंह में से दोनों से निकल रही है, तब हम इसको मौखिक नासिका ध्वनि कहते हैं। यानी भाई मुंह से भी निकली, नाक से भी निकली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मौखिक नासिका ध्वनि बोलते हैं। जैसे मैंने किसी स्वर को बोला, स्वर को बोलने के बाद जो हवा है वो मेरे मुंह से निकल गई और नाक से भी निकल गई, तो हो गया मौखिक नासिका ध्वनि। लेकिन जब मैं किसी स्वर को बोलता हूं, यदि हम किसी स्वर का उच्चारण करें और स्वर को बोलने के बाद जो हवा है यानी जिसको वायु बोलते हैं, हवा हमारे नाक से निकलती है और कहीं से नहीं निकल रही है, तब हम इस प्रकार की ध्वनियों को नासिका ध्वनि कहते हैं। यानी स्वर के उच्चारण पर हवा यानी वायु जब हमारे नाक पूरी तरह से हमारे नाक से ही निकलती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? नासिका ध्वनियां कहते हैं। समझ गए हो? अगला भाई होगा अनुस्वर। क्या होता है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन, देखो आप सबको पता भाई स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं ना, और व्यंजन को बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए व्यंजन स्वर से पहले आते हैं। पहले कौन आता है? पहले व्यंजन आता है, फिर स्वर आता है ना। किंतु अनुस्वर की स्थिति अलग है, इसमें स्वतंत्र गति नहीं है या स्वर नहीं है, सदैव स्वर के बाद आता है। यानी अनुस्वर क्या है? जो स्वर के बाद आता है उसको अनुस्वर कहा जाता है। जैसे या स्वर और व्यंजन के बीच में आता अनुस्वर, यानी पहले स्वर फिर व्यंजन फिर अनुस्वर आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आ प्लस गा यानी अनुसार व्यंजन, यानी अनुस्वर क्या होता है? यानी आप लोग कह सकते हैं कि स्वर और व्यंजन के जो बीच में बोले जाते हैं उसको अनुस्वर कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे प्रशंसा, संयम, हंस, इसमें अगर आप देखोगे जैसे अंक की बिंदी लगी हुई है, जो इसमें क्या है, तो यानी कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? अनुस्वर बोलते हैं। यानी जैसे डा
डा, ड़ा, ना, मा के स्थान पर बिंदी लगने की प्रथा चल पड़ी है। यही जो बिंदी लग जाती है इन्हीं को अनुस्वर बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं। अनुस्वर किसको बोलते हैं कि स्वर और व्यंजन के बीच में जो आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, अनुस्वर कहा जाता है। तो अनुस्वर भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अनुनासिकता क्या है? देखो, अनुनासिक केवल एक ही है, अंग जो बूंदी लग जाती है। अनुनासिकता यानी जो ऊपर बिंदी नहीं लगाते, जैसे अंग की बूंदी नहीं लगाते, तो उसको अनुस्वर कहा जाता है। इस प्रकार जैसे अगर आप लिखो, जैसे आंख लिखो, जिसको आंख लिखा है ना, आंख पर अंग की बिंदी लगे, तो ये ऊपर जो बिंदी लगी है ना, चंद्रमा जैसे ऐसे बना दो और बिंदी लगा दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वर बोलते हैं। जैसे आंगन है, अंगूठा है, आंवला है, आंसू है, तो आप जैसे आंसू लिख रहे हैं, ऊपर ऐसे अंक की बिंदी लगा दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग अंक की बिंदी जो लगाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वर कहा जाता है। ठीक है, तो अनुस्वर इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और खास तौर से नासिका ध्वनियां चैप्टर नंबर 4 से इंपॉर्टेंट रहेगा, और एक मैं कह सकता हूं कि इसको एग्जाम में आने की जो संभावना है वो ज्यादा रहेगी। तो नासिका ध्वनियां पेपर में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं, और इसको करके जरूर आना है। और एक मैंने आपको बात बताई कि 50 नंबर का पेपर है, 10 ही नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 10 नंबर के लिए 2-2.5 पेज या इतना ही लिखेगा, इससे ज्यादा कोई मत लिखिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा, वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें हम लोग खास तौर से बात करेंगे वर्ण की परिभाषा क्या, यानी स्वर की विशेषता और व्यंजन की विशेषता क्या है। ठीक है, उच्चारण के स्थान के वनी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो पूछ भाई वर्ण की परिभाषा क्या है, तो भाई वर्ण क्या है, वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, क्या है, वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को कभी खंडित नहीं किया जा सकता है ना। वर्ण भाषा के आधार पर भेद करते हैं, वर्णों को लिखा जाता है, और वर्णों के लिखने से भाषा में क्या व्यवस्था आती है। वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन जो होते हैं उन्हीं को भाई मेरे वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। कितने वर्ण है, 52। ठीक है, यानी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 हैं। वर्ण कौन कौन से, जब भाई स्वर और व्यंजन को दोनों को मिला के वर्ण बनते हैं। जैसे स्वर क्या है, जैसे स्वर की कौन कौन से, जैसे आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ, ये स्वर हैं। व्यंजन कौन कौन से, जैसे का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झाना, टा, ठा, डा, ढाना, ता, था, दा, धना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, लावा, शा, हाशा, छा, त्रिज्ञा। यानी ये कितने हो गए, टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या भाई वर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी वर्णों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी स्वर और जो व्यंजन होते हैं उन्हीं को मिलाकर के हम क्या बनती है, वर्णमाला बनती है। और वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, सबसे छोटा वर्ण, और इसे खंडित नहीं किया जा सकता, इसके 2 पार्ट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और वर्ण क्या है, अर्थ भेद देते हैं, यानी किसी भी शब्द का अर्थ देने में वर्ण क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वर्ण का संबंध किससे भाई, लिखने से है। वर्णों को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। भाई आप किसी भी वर्ण की अगर आप लोग बात करेंगे तो हर वर्ण को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ना। और वर्णों को लिखने से क्या है, भाषा में एक व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करें स्वर क्या है, भाई स्वर की विशेषता क्या है, तो स्वर की पहली विशेषता है कि स्वर स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है, यानी स्वरों को बोलने में किसी से सहायता नहीं लेनी पड़ती ना, स्वर की पहली विशेषता है। यानी स्वर क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, यानी स्वरों को आप बिना किसी अवरोध के बोल सकते हैं, यानी इनको बोलने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप। ठीक है, दूसरा, स्वरों के उच्चारण से अन्य वर्ण की सहायता नहीं, भाई स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, एक खासियत है स्वरों की। स्वर का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो स्वर को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की हम लोग सहायता नहीं लेते हैं। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भाई स्वर का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो स्वर का उच्चारण कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक कर सकता है, देर तक कर सकता है, इसका आप देर तक प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं स्वर को। ठीक है, स्वर क्या है, स्वर व्यंजन को बोलने में सहायक होते हैं। भाई
स्वर किसकी सहायता करते हैं? व्यंजन को बोलने में स्वर सहायता करते हैं। स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे पूरे मुंह से निकलती है। इस स्वरों की खास तौर से विशेषता है कि जब मैं किसी स्वर का उच्चारण करता हूं तो जो भाई हवा है वो पूरे मेरे मुंह से निकल रही है। ये खास तौर से स्वरों की विशेषताएं ये होती हैं कि भाई स्वर का जब उच्चारण करोगे तो हवा आपके पूरे मुंह से निकलेगी। व्यंजन की विशेषता क्या है? ठीक है, व्यंजन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं बोले जाते हैं। व्यंजनों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो हमारा जो हवा है वो वायु मार्ग अवरोध हो जाता है, यानी कहीं न कहीं जब मैं किसी व्यंजन को बोलूंगा तो मेरे मुख से जो हवा निकलेगी या तो मेरे होंठ से टकरा जाएगी या दांत से टकरा जाएगी या कंठ से कहीं न कहीं टकराती, यानी व्यंजन का उच्चारण का वायु मार्ग जो है रुक जाता है। व्यंजन के उच्चारण जो है उसका देर तक नहीं सकते, व्यंजन को आप देर तक नहीं बोल सकते हैं भाई। स्वर को तो स्वर का उच्चारण आप जैसे ओम का उच्चारण देर तक कर सकते हो, लेकिन व्यंजन जैसे का देर तक नहीं बोल सकते, लेकिन आ देर तक बोला, ई देर तक बोली जा सकता है। यानी स्वर का उच्चारण देर तक होता है लेकिन व्यंजन का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है। व्यंजन कह सकते हैं कि स्वरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन को बोला ही नहीं जा सकता भाई, किसी भी व्यंजन को नहीं बोल सकते हैं। स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है और व्यंजन का उच्चारण हम लोग खास तौर से देर तक नहीं कर सकते। व्यंजन को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो स्वर है वो पूरे मुंह से नहीं गूंजता, कहीं कहीं से गूंजता पूरे मुंह। लेकिन व्यंजन का जब आप लोग उच्चारण करेंगे तो जो यानी जो हवा है वो पूरे मुंह में से गूंजती है। ये खास तौर से स्वर और व्यंजन में क्या है, विशेषता भी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्वनि उत्पन्न के स्थान। ठीक है, देखो भाई, आप जब भी किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण करोगे ना तो कुछ ध्वनियां आपके कंठ में से निकलेगी। कंठ इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां से निकलती है, कंठ से उच्चारण होता है। फिर होता है भोजन नलिका, यहां से भी हम किसी स्वर व्यंजन का उच्चारण होता है। फिर स्वर तंत्र या स्वर यंत्र, यहां से हमारी ध्वनियां क्या है निकलती हैं, जैसे यहां जीभ से, दांत से, होंठ से, नासिका से भी कभी कभी निकलती हैं, कभी तालू से यानी जीभ के नीचे जो होता है, ठीक है, यहां से भी निकलती हैं। तो इसका आप डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहां से हम ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं तो निकलती है, कभी दांत से कभी होंठ से। तो कहां कहां से निकलती है? सबसे पहले ध्वनि भी हमारे कंठ से निकलती है। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो कुछ ध्वनि हमारे कंठ से निकलती। कौन कौन सी? जैसे आ, छोटा, बड़ा, ठीक है, का, खा, गा, घड़ा, ये ध्वनियां कहां से निकलती हैं? ये हमारे कंठ से निकलती हैं। यानी जब मैं इसका उच्चारण करता हूं तो इस प्रकार की ध्वनियां हमारे कंठ से निकलती। तालव्य, तालव्य, तालव्य का मतलब यानी तालु होता है, जो जीभ के नीचे का जो भाग होता है उसको तालव्य बोलते हैं। और बहुत सारी ध्वनियां जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे तालव्य से निकलती, जैसे ई, छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, या, स, ये तालुब से। मूर्धा, जिन स्वरों के उच्चारण में मूर्धा होता है यानी वह मूर्धन कहे जाते हैं। इस श्रेणी में जिह्वा के स्पर्श से, यानी जब किसी ध्वनि को बोलते हैं तो हमारा जीभ का स्पर्श करके ध्वनि निकलती है, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। जैसे री, टा, ठा, डा, ढा, इनको बोलते हैं। होस्ट, यानी जब किसी ध्वनि का या जब किसी वर्ण का उच्चारण करता हूं तो ध्वनि हमारे होंठ से निकलती है या होंठ से टकराती है, उसी को होस्ट ध्वनियां बोलते हैं। तो कौन कौन सी? जैसे ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, ये हमारे होंठ से। दंत से, यानी जिस ध्वनि को बोलते हैं कि ऐसी ध्वनि का उच्चारण करें जिसमें ध्वनियां जो होती है दांत से टकराती हैं, जैसे ओदन, जैसे ला या सा, यहां से टकराती हैं। कंठ तालुब, यानी जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं और ध्वनि कंठ और तालुब दोनों से टकराती हैं, जैसे ए, आए। कंठ होस्ट, यानी जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं और ध्वनि कंठ यानी कंठ से भी टकरा रही है और होंठ से भी, इसको कंठ होस्ट ध्वनियां बोलते हैं। जैसे ए और औ, इनको बोलते हैं। दंत होस्ट, जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं और ध्वनि दांत और होंठ दोनों से टकरा रही है, इसमें खास तौर से था वाह। नासिका ध्वनियां क्या होती हैं? जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने से ध्वनि पूरी तरीके से हमारे नाक से निकल रही है तब हम लोग उसको क्या कहते हैं भाई? नासिका ध्वनियां कहते हैं। जैसे डा, ढा, डा, ना, ये क्या है? ये सारी नासिका ध्वनियां होती हैं। तो भाई कंठ से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं? जैसे छोटा, बड़ा, अंग, का, खा, गा, घाड़ा, ये सारी ध्वनियां कंठ से निकल। तालव्य से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं? ई, छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, ड़ा, सा। होंठ से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं? ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, ये होंठ से निकलती है। मूर्धन्य से क्या निकलती हैं? री, टा, ठा, डा, ढा। कंठ तालव्य से ए, आए,
कंठ होंठ से ए औ, दंत से दांत से कौन कौन से निकलती हैं? ता था दा धा ना, ठीक है। दंत होंठ से वा और फा, स्वरमुखी यंत्र से हा, नासिका से कौन सी निकलती हैं? अंग, ड़ा, ढा, ना और मा। एक कहां से निकलती हैं? नासिका से निकलती हैं, यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार की ध्वनियां हमारे नाक में से निकलती हैं। तो जो मैं बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन भाई पेपर में आ सकते हैं, मैं कंफर्म बता रहा हूं। और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग लिख करके जरूर आइएगा, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये पेपर थोड़ा ऐसा ही रहता है। आपको अच्छे से लिख करके आएंगे नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। 50 नंबर के पेपर में 18 नंबर वाला ही पास है, 18 नंबर आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 रहेगा, हिंदी भाषा की व्याकरणिक इकाइयां, जिसमें हम लोग बात करेंगे संज्ञा और उसके प्रकार, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे सर्वनाम और उसके प्रकार, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और उसके प्रकार, ठीक है। इसमें से मैं कह सकता हूं एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, संज्ञा या उसके प्रकार, या सर्वनाम या उसके प्रकार, या विशेषण या उसके प्रकार। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आएगा और वो भी 10 मार्क्स में आएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से जरूर हम लोग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें भाई संज्ञा क्या है। आप सबको पता होगा कोई भी नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी स्थान का नाम हो, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम है, जैसे रमेश है, सुरेश है, महेश है, दिनेश है। जैसे कोई स्थान है, दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है। जैसे कोई भाव है, ठीक है, जैसे ममता है, भाव एक प्रकार से होता है, दयालु होता है, ठीक है। कोई भी रंग है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? संज्ञा। यानी कह सकते हो कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी गुण, धर्म या भाव का जो बोध कराने वाले शब्द हैं उनको संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें राधा संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है। जैसे मैंने बोला बंदर मेज पर बैठा है, तो क्या है? इसमें बंदर भी संज्ञा है और मेज भी संज्ञा है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ना। जैसे जीवन में सच्चाई ही सब कुछ है, तो भैया जीवन भी संज्ञा है और सच्चाई भी संज्ञा है। हमें सबसे प्यार करना चाहिए, तो प्यार क्या है? प्यार एक प्रकार का भाव है, तो यह भी एक प्रकार से प्यार क्या हो गया? संज्ञा है। यानी कह सकते हो कि जहां पर भी किसी इंसान का नाम आए, किसी वस्तु यानी जैसे मेज, बस, ट्रेन, वस्तु का नाम आए, किसी स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, उसको भी हम संज्ञा कहते हैं, स्थान है। कोई गुण है, जैसे प्यार है, मोहब्बत है, कोई गुण है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कोई भाव है, जैसे सच्चाई है, इंसानियत है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा ही बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे संज्ञा क्या है? जैसे प्राणीवाचक संज्ञा। प्राणीवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि जिसमें जान है, जैसे राधा है, मोहन है, घोड़ा है, बंदर है, ये प्राणीवाचक संज्ञा, यानी भाई इसमें जान है। और दूसरा होता है अप्राणीवाचक, जिसमें जान नहीं, जैसे पुस्तक है, पुस्तक में जान थोड़ी है। मेज है, हिमालय है, नदी है, ये अप्राणीवाचक संज्ञा इसमें हम लोग कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की है? संज्ञा जी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? संज्ञा 3 प्रकार की है। जैसे पहली संज्ञा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी जो संज्ञा किसी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का बोध कराती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, रहमान, शीला, विलियम, जैसे स्थान बताया भारत, चीन, रूस, इंग्लैंड, जापान। वस्तु जैसे गंगा, हिमालय, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जो शब्द किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु को बारे में बोध कराते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगला क्या? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति, धर्म, प्राणी, वस्तु के बारे में बताएं, जैसे मनुष्य, घोड़ा, नदी, ये कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कोई क्या बोलते भाई? इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अगला जो होता है संज्ञा का हम बोलते हैं, तीसरी संज्ञा क्या? तो भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव को बताएं, जो शब्द में किसी भाव, स्वभाव, गुण के बारे में बात किया जाता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बचपन, अहिंसा, खटास, मिठास, आलस, अपनापन, परायापन, क्या है? भाव है भाई ना। यानी जो शब्द किसी भाव, गुण, स्वभाव के बारे में बताते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
बुढ़ापा, इंसानियत, भाईचारा, मित्रता, शत्रुता, ये सब क्या है? ये सब भाव हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं। संज्ञा के बाद अगला जो हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आया है, वो पूछा गया है, वो भाई सर्वनाम। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या एग्जाम में आ सकता है। देखो सर्वनाम क्या है, सर्वनाम और उसके प्रकार। सर्वनाम क्या है? यानी कह सकते हो कि जैसे सर्वनाम कह सकते हो कि इसमें आप लोग बोलोगे कि जो संज्ञा सर्वनाम की, यानी क्या है, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ऐसे भी कहा जाता है ना। ये था भाई ना। जैसे अगर मैंने बोला मोहन मेरा भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आता है। ठीक है, तो सर्वनाम किसको कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे भाई खास तौर से हम सर्वनाम कहते हैं ना। जैसे मैंने एक शब्द बोला, मोहन मेरा भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो मोहन दोबारा नहीं बोला बल्कि मैंने बोला वह, तो कह सकते हैं संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द का प्रयोग, यानी जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के लिए या संज्ञा के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। भाई संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को बोलते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि मोहन मेरा भाई है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, तो मैंने 2 बार बोला। एक बार तो मैंने मोहन बोला, फिर मैंने बोला वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी मोहन की जगह मैंने वह बोल दिया, तो वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो भाई मेरे सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजतावाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और एक फिर है हमारा क्या होता है? निजतावाचक सर्वनाम। ठीक है, इतने प्रकार के हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम इसको बोलते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें भैया कन्फर्म हो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। जैसे यह मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, वह मेरा भाई है, यह मेरी किताब है, यानी निश्चित है भैया, तुम्हारी है, इसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी मछली है, एक होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी पता नहीं है कुछ, यानी जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का बोध नहीं होता अनिश्चयवाचक। जैसे किसी को बुलाओ, घी में कुछ मिला हुआ है, ठीक है, तुमको किससे मिलना है, तुम कौन हो, अनिश्चय है। एक होता संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से 2 वस्तुओं के संबंध के बारे में पता चलता हो उसको क्या बोलते हैं? संबंधवाचक। जो लड़का कल आया था वह मेरा भाई था, यह जो गाय है यह मेरी है, ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसमें संबंध। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें जिस सर्वनाम से मैं किसी प्रश्न के बारे में बोध हो। जैसे यह कौन है जो मुझे नहीं जानता, यहां तुम क्यों खड़े हो, तुम कौन हो, तुम कैसे आए, ये सब क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी इसमें व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, उसको पता नहीं है। ठीक है, एक होता है निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है, निजता। जैसे आओ, आप जैसा करें, क्या आप ही का हो गया, ये क्या है? इसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो इस सर्वनाम के भेद आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भाई सर्वनाम काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आ सकता है। अगला भाई जो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा वो क्या है? पेपर में आ सकता है, विशेषण किसे कहते हैं। तो आप लोग सिंपल सा ये समझना कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतला दे वही विशेषण है। जैसे मैंने बोला यह घोड़ा काला है, भैया घोड़े की विशेषता कौन बता रहा है? काला बता रहा है, तो काला विशेषण है। जैसे मैंने बोला विशेषण जो संज्ञा का गुण
बता देता, या संज्ञा सर्वनाम का जो भैया कोई गुण बता दे वही विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कह सकते हो बता दे या गुण उसका बता दे वो विशेषण है। यह लड़की सुंदर है, लड़की की विशेषता के भैया सुंदर है। यह मेरी गाय है, गाय की विशेषता क्या है कि यह मेरी है, ठीक है। ये शर्ट हरी है, तो शर्ट की विशेषता क्या है ये कि हरी है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। जैसे सफेद घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता पता है भैया कि घोड़ा क्या है सफेद है, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या बोलोगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला देता है उसे भैया हम लोग क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। जैसे गुणवाचक विशेषण, जैसे किसी का गुण बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और अगला होता है सर्वनामिक विशेषण। अब देखो जैसे गुणवाचक विशेषण क्या है पहले देखना, गुण जो बता दे, जैसे ये लड़का अच्छा है, ये उसका गुण है अच्छा है। वह व्यक्ति बुरा है, उसका गुण है कि भैया व्यक्ति बुरा है। यह शर्ट लाल है, ये इसका गुण है। जिन विशेषण में किसी के गुण, रंग, आकार, अवस्था का पता चले वो गुणवाचक विशेषण है। जैसे पता चला अच्छा, बुरा, पापी, दुष्ट, लाल, पीला, सफेद, सुंदर। जैसे यह लड़का सुंदर है, यह लड़का ऊंचा है, यह लड़की छोटी है, तो क्या है एक गुणवाचक विशेषण है कि लड़की के गुण बता रहे हैं। अगला होता है जी संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संख्या पता चले, ठीक है। मेरे 3 लड़के हैं, भैया लड़कों की विशेषता क्या है 3 हैं, ठीक है। ये 5 केले हैं, तो केलों की विशेषता की 5 हैं। जिसमें नंबर पता चले, जैसे 3 लड़के, 4 वर्ग, तीसरी क्लास, मेरा लड़का चौथी में पढ़ता है, तो लड़के की विशेषता की भैया 4th क्लास में पढ़ रहा है, तो क्या है ये संख्यावाचक विशेषण, यानी जिसमें संख्या आ रही है, कोई से नंबर को बोला जा रहा, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 7 केले, 20 कुर्सियां, पहला लड़का, मेरी 5वीं लड़की, मैं अपनी क्लास में 3rd आया था, यानी आप तुम्हारी विशेषता भैया अपनी क्या है 3rd आए हो, तीसरे नंबर के आए हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। और एक होता है जी परिणामवाचक, जिसमें परिणाम पता चले, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, तो लड़के की विशेषता कि आपके कॉलेज का है, बिल्कुल रिजल्ट पता चल रहा है। वह आदमी मेरा दोस्त है, तो पता चल रहा है, ठीक है। यानी परिणामवाचक विशेषण का मतलब होता है जिस किसी में माप तौल, जैसे थोड़ा दूध दो, सारा देश, इस प्रकार के जो विषय होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से आ सकता है भाई, विशेषण काफी इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसके आने की संभावना हो सकती है, समझ रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो इनको अच्छे से करके आइएगा जो मैं बता रहा हूं। और 5वें चैप्टर से, सॉरी 6ठा चैप्टर से ये 3 मैंने जो बताए इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा हिंदी वाक्य रचना, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे अनविति, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भाई वाक्य कौन कौन से होते हैं, जैसे सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। ये शायद आपको या 5 नंबर में देखने को मिल सकता है। अनविति शायद हो सकता है आपको 10 नंबर में पेपर में आए, ठीक है। ये याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसमें मोस्टली आपको पेपर में आना हुआ दिखेगा। देखो अनविति क्या है, अनविति से अभिप्राय यानी मतलब होता है कि संबंध शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष काल में एक रूपता हो। अनविति का मतलब यानी जिस शब्द में लिंग, वचन और पुरुष और काल एक हैं उन्हें अनविति कहते हैं। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया या संज्ञा के साथ सर्वनाम का संबंध ही क्या है, इसको बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जब भी कर्ता और कर्म के साथ क्रियारहित अनविति है। अनविति में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अनविति सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये आप सबको बताइए कर्ता कर्म के साथ क्या था, क्रिया आती है ना, ये क्या है अनविति का पहला लक्षण है, ठीक है। यानी कर्ता और कर्म के साथ अगर क्रिया आ रही है तो कह सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अनविति का यह पहला लक्षण है। जैसे मैंने बोला मोहन दूध पीता है, तो भैया मोहन और दूध है, और पीता यानी पीता क्या है, क्रिया है। कर्ता कर्म और क्रिया आती है, ठीक है। जैसे शीला दूध पीती है, तो शीला है फिर दूध है पीती है।
लड़कियां खाना बना रही हैं, तो एक प्रकार से क्या है, ये क्या हो गया, यहां पर क्या आ गया, क्रिया आ गई, यानी कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, और फिर कर्ता कर्म और क्रिया आ रही है। ठीक है, ये तीनों ये शब्द हो गए, इसी को हम लोग क्या करें, अन्विति करें। तो पहला यही होता अन्विति में कि कर्ता और कर्म के साथ अगर क्रिया आ रही है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अन्विति कहते हैं। यानी जिसमें लिंग वचन और पुरुष एक जैसे हो जाते हैं उसको अन्विति कहते हैं। और पहला क्या है कि कर्ता और कर्म के साथ भैया क्रिया आ जाए, वो अन्विति है, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण इसमें कह सकते हो कि दूसरा जो लक्षण इसमें हम लोग बनाएंगे कि संज्ञा सर्वनाम का अन्वय हो जाए। मोहन का यह घर नहीं, वह हमारे कॉलेज में पढ़ता है, यानी भैया संज्ञा सर्वनाम जब आ जाए उसको बोलते हैं। जैसे मोहन का घर यही है, वह हमारे, जब मोहन आ गया तो मोहन संज्ञा हो गई, और वह हमारे कॉलेज में पढ़ता है तो क्या गया, यानी संज्ञा सर्वनाम का समन्वय हो जाए, संज्ञा भी आ जाए और सर्वनाम भी आ जाए, इसको भी हम क्या बोलेंगे, अन्विति बोलेंगे। यानी जब किसी शब्द में या वाक्य के लिए, जब किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ जाएं, जैसे यह शीला का घर है जो मेरे साथ स्कूल में जाती है, ठीक है। या दूसरा, मेरे भाई आज रात को देर से घर आएंगे क्योंकि वे सर्कस देखने गए हैं, तो भैया मेरे भाई यानी भाई संज्ञा हो गई, वो क्योंकि वह क्या है, वह सर्वनाम हो गया ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अन्विति करें, यानी संज्ञा सर्वनाम के साथ जब आ रहे हैं इसको अन्विति कहते हैं। संबंध और संबंधी का समन्वय हो जाए, जब संबंध और संबंधी, यह मोहन का लड़का है, यानी ये लड़का जो मोहन का है, यानी जब संबंध और संबंधी एक हो जाएं, ये भी अन्विति है। गौरव की गाड़ी टूट गई है, यानी गाड़ी गौरव की है और टूट गई है। बिट्टू का स्वेटर काला है, तो यानी स्वेटर बिट्टू का है और इसकी क्या है भैया, काला है। यह मेरी पुस्तक है, यानी जो पुस्तक है मेरी है। यानी संबंध, यानी किसी से एकाएक अगर संबंध पता चल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अन्विति बोलते हैं। संबंध और संबंधी में जब हो जाए तो अन्विति है। विशेषण और विशेष, जैसे काला हाथी, काली गाय, काले जानवर, तो ये क्या है, यानी विशेषण और विशेष जब हो जाए ये भी एक प्रकार की अन्विति होती है। बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, बड़े लड़के, मोटा आदमी, मोटी औरत, मोटे बच्चे, ये क्या है, ये भी एक प्रकार से क्या, अन्विति, यानी विशेषण के साथ विशेष आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये अन्विति है। अन्विति आपके इंपॉर्टेंट में भाई आ सकता है, और मैं कह सकता हूँ हाईएस्ट चांसेस हैं, पेपर में जरूर रहेगा। ठीक है, अब 5 नंबर में वाक्य, भाई रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य का मतलब जिस वाक्य का एक ही उद्देश्य है उसको सरल वाक्य कहते हैं, यानी जिस वाक्य में एक ही बात कही जा रही है सरल वाक्य है। सरल वाक्य या साधारण वाक्य हम उसको कहते हैं जिस वाक्य में सिर्फ एक ही काम हो रहा है। मोहन सेब खाता है, शीला बाजार जाती है, हम घर जाते हैं, मोहन खेल रहा है, बच्चे खाना बना रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, ये सारा भैया सरल वाक्य है। जिस वाक्य का उद्देश्य और विधेय एक हो उसे सरल वाक्य, जिस वाक्य में कह सकते एक ही उद्देश्य है या एक ही बात हो रही है या एक ही काम किया जा रहा है, उसे हम भई मेरे क्या बोलते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अगला संयुक्त वाक्य क्या है, जब 2 वाक्य आपस में मिल जाते हैं उसको हम भैया बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब 2 वाक्य, जैसे बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चली गई, पहले मैंने क्या बोला, बिजली थोड़ी देर के लिए आई फिर चली गई, 2 वाक्य हो गए ना, ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य है। दूसरा क्या है, आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, 2 वाक्य हो गया ना, भाई क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। जल्दी चलिए नहीं तो देर हो जाएगी, जल्दी चलिए 1 वाक्य, नहीं तो देर हो जाएगी 2 वाक्य, क्या हो गए, इसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूं किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 2 वाक्य हो गए ना, तो क्या हो गए, संयुक्त वाक्य। मुझे घर पर काम है इसलिए मैं स्कूल नहीं गया आज, मुझे घर पर काम था इसलिए आज मैं विद्यालय नहीं गया, तो क्या हो गया, ये भी क्या होगा भैया, 2 शब्द, 2 यानी 2 वाक्य, मुझे घर पर काम था 1 और मैं विद्यालय इसलिए नहीं गया 2, यानी क्या, संयुक्त, यानी 2 वाक्य जब जुड़ जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो खास तौर से सरल वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य क्या है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनके आने के चांसेस जो रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे। जो आ सकते हैं ना, मैं वही बता रहा हूं, इसमें से आप लोग देखिएगा मोस्टली क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं आप सबको अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा
चैप्टर नंबर 8 रहेगा संप्रेषण के विविध रूप, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है, लिखित संप्रेषण क्या होता है और आंगिक संप्रेषण क्या होता है, ठीक है। देखिएगा, संप्रेषण का मतलब होता है कि जब हम लोग अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को कहते हैं, उसी को भाई हम लोग बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब है कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं और अपनी बात को कहते हैं, उसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं, संप्रेषण कहा जाता है। संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप सबको पता होगी कि मनुष्य जो है वो समाज में रहता है और बिना बातचीत के वो रह नहीं सकता है, क्योंकि भाई अगर आपको कोई बात कहनी है तो भाई आपको कोई सुनने वाला भी होना चाहिए ना। तो संप्रेषण में दो व्यक्ति होते हैं, एक श्रोता होता है और एक वक्ता होता है। एक आदमी कहता तो एक आदमी सुनता है ना। जैसे अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो आप लोग सुनते हैं ना, जब आप लोग कहते हैं तो मैं सुनता हूं। तो संप्रेषण में दो लोग होते हैं, एक वक्ता यानी बोलने वाला, एक श्रोता यानी सुनने वाला, ठीक है। अतः संप्रेषण भाई एक सामाजिक प्रक्रिया, हर समाज में संप्रेषण ही होगा, बिना समाज के संप्रेषण चल नहीं सकता। भाई आपको कोई भी चीज है ना, आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो आप किसी दूसरे आदमी से बोलोगे ना कि मुझे इस चीज को चाहिए। आपको कहीं आना है, जाना है, घूमना है, फिरना है, हर चीज के लिए भाई हमें संप्रेषण ही करते हैं। तो संप्रेषण का मतलब होता है कि जब हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कहते हैं। संप्रेषण को इसको भी आप कह सकते हैं कि जब हम अपने संदेश को या मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भेजते हैं, वह भी एक प्रकार का क्या है, संप्रेषण है ना। जैसे पत्र पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, रेडियो है, ये भी क्या है, संप्रेषण के भाई साधन है ना। देखो रेडियो के जरिए बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चलती हैं, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो समाचार हैं, जो टीवी है, रेडियो, संप्रेषण है ना। तो भाई बात भेजने का एक साधन है ना। जैसे मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में लिख करके दे देता हूं इतने बजे से क्लास है, तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर लेते हो ना। तो क्या है, यह एक प्रकार का संप्रेषण है। कैसा संप्रेषण है, लिखित संप्रेषण है। मैं लिख करके दे देता हूं कि इतने बजे क्लास होगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं क्लास को, ठीक है। तो संप्रेषण क्या है कि एक प्रकार से बातचीत करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें लोग क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और एक व्यक्ति से का संदेश दूसरे व्यक्ति को मिलता है और दूसरे व्यक्ति का संदेश उस अगले व्यक्ति को मिलता है ना। तो संप्रेषण में क्या है भैया, इसमें एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसको सुनता है, ठीक है, सुना जाता है ना। तो संप्रेषण कितने प्रकार का है, तो संप्रेषण खास तौर से 3 प्रकार का होता है। पहला होता मौखिक संप्रेषण, यानी जब हम मुख से कोई बात को बोलते हैं, अपने मुख विकारों से बोलते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति सुनता है, उसको मौखिक संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संप्रेषण के लिए कह सकते हैं कि व्यक्ति का सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे भाई मान लो अगर तुम कोई बात को कह रहे हो या बोल रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति भी आपके सामने बैठा होना क्या है, जरूरी है, तभी तो आपकी वो बात को सुन पाएगा ना। मौखिक संप्रेषण में आप लोग ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम लोग घर में बैठ करके बातें करते हैं, मौखिक संप्रेषण है। जैसे मोबाइल में हम लोग बात करते हैं, मौखिक संप्रेषण है, ठीक है। अब घर परिवार में बैठ करके जो बात करते हैं वो क्या है, मौखिक संप्रेषण है। यानी वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप मुख से बोलते हैं और आपकी बात को कोई व्यक्ति अपने कान से सुन रहा है, इस प्रकार से जो संप्रेषण किया जाता मौखिक संप्रेषण है। जैसे रेडियो है, रेडियो में क्या भाई सुनाई देता है ना। तो रेडियो कैसा साधन है, एक मौखिक संप्रेषण का साधन है। यानी आप मुख से जो बोल रहे हैं वो आपको क्या है भाई, सीधा सुनाई दे रहा ना। क्या हो गया, ये हमारा हो जाता मौखिक संप्रेषण। यानी मुख से बोली गई जो बातें हैं वो डायरेक्ट आप उनको सुन रहे हैं, मुख विकारों के जरिए जो संप्रेषण हो रहा ना, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण का मतलब होता है कि जब हम अपनी बात को लिख करके किसी दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, वो है लिखित संप्रेषण। जैसे अगर आप देखोगे अखबार, क्या लिखित संप्रेषण है। आप लोगों को इग्नू वाले ने किताबें दे रखी हैं, क्या है, लिखित संप्रेषण है ना। आप लोग जो व्हाट्सएप पर मैसेज लिखते हो, लिखित संप्रेषण है। हम लोग जो मेल भेजते हैं, लिखित संप्रेषण है। पहले के जमाने भाई जो चिट्ठियां भेजी जाती थी, क्या है, लिखित संप्रेषण है ना। लिख करके, जैसे आप लोग लिख करके कोई बात, जैसे आप लोगों का एग्जाम होता है तो कैसा, किस माध्यम में है, रिटर्न में है ना, लिखित संप्रेषण है। यानी आप लिख करके भेज रहे हैं ना और उसको चेक किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं आपने बोल करके भेज दिया, रिकॉर्ड करके आवाज भेज दिया, ऐसा तो नहीं ना।
लिख करके। यानी लिखित संप्रेषण में क्या होता है कि हमें पेन और पेपर की जरूरत होती है और इसमें एक भाषा के जरिए और एक प्रकार से लिपि, भाई लिखने के लिए लिपि होनी चाहिए ना, भाषा होनी चाहिए, उसी में तो लिखा जाएगा। और हिंदी को आपको पता है कि भाई देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। उसी में लिख करके हम अपनी बात को क्या है, संप्रेषित करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, लिखित संप्रेषण कहा जाता है कि आप अपनी बात को लिख करके किसी व्यक्ति तक भेज रहे हैं। देखो भाई दिल्ली में देखो अखबार छपता है और दूर दराज के इलाकों तक जाता है, लिखा ही तो रहता है ना, सब उसको पढ़ लेते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप में जो मैसेज भेजता हूं क्लास इतने बजे है, या आप लोगों को जो इग्नू की डेट शीट मिली है, जो एडमिट कार्ड मिला, वो कैसे मिला है, लिखा है तो मिला है ना, लिखित संप्रेषण है ना। तो लिखित संप्रेषण का कह सकते हैं कि जो महत्व है वो समाज में बहुत ज्यादा है। देखो भाई अगर किसी को घर खरीदना है, किसी को जमीन खरीदनी है, कोई भी अगर कानूनी काम है तो उसको हम लिखित कार्रवाई करते हैं ना, तो लिखित संप्रेषण की जो मान्यता है वो आप लोग कह सकते हैं कि समाज में ज्यादा है। लोग लिखी गई चीजों पर विश्वास ज्यादा करते हैं। आदमी कह सकते हैं मौखिक संप्रेषण जो है, सुनी सुनाई बातों पर व्यक्ति का उतना विश्वास नहीं है, लेकिन जो चीजें लिख दी जाती हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं भाई, अत्यधिक विश्वास करते हैं। तो समाज में ज्यादा महत्व किसका है, मौखिक या लिखित का? तो बोलोगे भाई लिखित का ज्यादा महत्व है। लेकिन पहले संप्रेषण दुनिया में कौन सा है? तो पहले भाई मौखिक आया था, पहले लोग बोलते हैं। देखो पहले बच्चा भी अगर कोई सीखता है बोलना तो सबसे पहले बोलना ही सीखता, बाद में भैया लिखना सीखता है। अगला भाई आंगिक संप्रेषण। क्या आंगिक संप्रेषण का मतलब, यानी हम लोग जब न बोलते हैं न लिखते हैं, हाँ यानी व्यवहार के जरिए, जैसे आपसे किसी ने पूछा खाना खाया तो आपने हाँ में सिर हिला दिया, क्या है ये आंगिक संप्रेषण है। यानी जब हम बिना बोले या बिना लिखे अपने हाथ के जरिए या अपने पैर के जरिए, आंखें के जरिए, नाक के जरिए, इन सब के जरिए, यानी हमारे जो बॉडी पार्ट हैं इनके जरिए जब हम किसी बात को कह रहे थे उसे आंगिक संप्रेषण कहते हैं। यानी अंग जो हैं, अंगों के जरिए जब हम अपनी किसी बात को दूसरों को बता रहे हैं, आंगिक संप्रेषण है। जैसे ट्रैफिक हवलदार देखा होगा ना, किस प्रकार से वो लोगों को बताता है इधर आओ उधर जाओ, वहां से ही तो देता है ना। उसी प्रकार से आप देखोगे बहुत सारे, जैसे भारतनाट्यम है, वो भी एक प्रकार का आंगिक संप्रेषण है। जैसे हम किसी से हाथ मिलाते हैं, कैसा संप्रेषण है, आंगिक है ना, ये आपने हाथ मिला दिया व्यक्ति समझ गया। जैसे हम किसी को नमस्ते हाथ जोड़ के करते हैं तो व्यक्ति समझ जाता है, जैसे आपने दूर से हाथ जोड़ लिया तो व्यक्ति समझ गया आप उसको नमस्ते कर रहे हैं। किसी को हम लोग सलाम करते हैं, एक सब क्या है, ये आंगिक संप्रेषण है। आंगिक संप्रेषण को और बताएं, जैसे मान लो अगर तुम लोग भैया कोई बिस्कुट खरीद के लाओ, कोई नमकीन खरीद के लाओ, तो उस पर जो फोटो छपा रहता है उस पर देखो उसका चेहरे का स्वभाव कैसा, देखो तीखा है तो ऐसे दिखाई देगा, मीठा है तो ऐसे लगेगा मीठा है, नमकीन है तो चरपटा दिखेगा, तो दिखा होगा ना। वो भी एक प्रकार का क्या है, आंगिक संप्रेषण है। क्या है, वो भी अंगों के जरिए संप्रेषण हो रहा। तो ये इसको भाई हम लोग क्या बोलते हैं, आंगिक संप्रेषण कहा जाता। और मैं जरूर कह सकता हूं कि पेपर में एक क्वेश्चन या तो मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण या आंगिक संप्रेषण या संप्रेषण आपको एग्जाम में आएगा, और ये 100% आएगा, 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस चैप्टर से मैं कह सकता हूं क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती। थोड़े इजी चैप्टर हैं और इससे क्वेश्चन 100% आएगा, इसको जरूर करके आइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला और आखिरी चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा भाई, संप्रेषण कौशल कौन कौन सा है। संप्रेषण कौशल का मतलब होता है, संप्रेषण कौशल टोटल 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला था श्रवण कौशल। श्रवण का मतलब सुनने का भी एक भाई बहुत बड़ी कौशल स्किल होती है ना। देखा होगा बहुत सारे लोग भाई किसी चीज को लंबे समय तक सुन नहीं पाते ना, अरे भाई जो सुनेगा वही तो आखिर बोलेगा। तो श्रवण कौशल यानी कहने का मतलब कि जब हम कोई भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, गाना सुनते हैं, टीचर की क्लास सुनते हैं, उसी को बोलते हैं श्रवण कौशल, यानी सुनने की कला। लिख लेना, सुनना, श्रवण कौशल यानी सुनने की कला इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सुनना भी क्या है, एक बहुत बड़ी कला होती है भाई मेरे, ठीक है। सुनना, सुनने की कला होती है भाई। देखो अगर आपको टीचर की क्लासेस सुननी है, आपको किसी की बात सुननी है, और ये हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि भाई जो सुनता है वही आगे बोलता है, क्योंकि आप और सुनने से एक चीज ना भाई, सुनने से हमें चीजें भी बहुत जल्दी याद हो जाती है, हम चीजों को बहुत जल्दी समझ भी पाते हैं ना। तो शॉर्ट ब्रैकेट में लिख लो, श्रवण कौशल सुनना। अगला होता है कि अभिव्यक्ति कौशल यानी वक्ता कौशल। वक्ता कौशल का मतलब यानी बोलने का जो कौशल है, वक्ता यानी बोलने का कौशल लिख दो, ठीक है। यानी क्या होता है, ठीक है, यानी वक्ता यानी बोलने का कौशल। देखो होगा बहुत सारे लोगों बोलने में बड़ी बड़ी स्किल होती है, महारत होती ना। नेताओं में देखा होगा भाई कैसे बोलते हैं, और कई बार वो अपने हाथ का एक्सप्रेशन भी करते हैं ना, देखो जब बोलते हैं। अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को व्यक्त करना। भाई
यानी वक्ता कौशल यानी बोलने की कला में ही तो अब हम लोग अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं ना। देखा होगा जो नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, और कई बार आप लोगों ने यह भी देखा होगा अगर किसी को बोलने के लिए खड़ा कर दो तो बेचारा बोल नहीं पाता है, उसके पैर कांपने लग जाते हैं। तो भाई बोलना भी क्या है, एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल भी नहीं पाते। अगर उनको स्टेज पर अगर आप खड़ा कर देंगे, अगर आप उनको माइक थमा देंगे तो शायद अपनी बात को कह भी ना पाए, या उनको उनके पैर कांप जाएंगे, या लोगों को देख करके डर जाएंगे या सहम जाएंगे, वो बोल नहीं पाएंगे। वक्ता है। अगला होता है जी वाचन कौशल। वाचन कौशल का मतलब होता है पढ़ने का कौशल। यह भी एक बहुत बड़ी कला। वाचन यानी पढ़ना, लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, पढ़ने का कौशल। भाई रीड करना यानी चीजों को पढ़ना, तो रीडिंग कौशल भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है कि हम किसी चीज को रीड कर सकें। भाई जब तक आपको भाषा नहीं है तब तक आप किसी चीज को पढ़ नहीं पाएंगे। वाचन कौशल यानी पढ़ना, जैसे हम लोग रीड करते हैं ना, जैसे आप किताब पढ़ते हो, समाचार पत्र पढ़ते हो, पत्रिकाएं पढ़ते हो, उसको भाई हम लोग वाचन कौशल बोलते हैं। यानी चीजों को जो हमें पढ़ने की कला होती है वही वाचन कौशल है, चीजों को पढ़ना। भाई अगर आपको पढ़ना आता होगा तभी तो आप चीजों को समझ पाएंगे, तभी तो आप चीजों से बोल पाएंगे ना। कई बार हम भाई पढ़ करके चीजों को याद करते, जैसे आप लोगों का एग्जाम चल रहे हैं तो आप लोग भाई पढ़ करके चीजों को याद करते हैं, उसी को यानी क्या होता है वाचन कौशल, यानी कह सकते हो कि भाई पढ़ने की कला है वाचन कौशल। अगला होता है लेखन कौशल यानी लिखने की कला। भाई लिखने की तो कला तो बड़ी महारत मानी जाती है। लिखने का कौशल अगर किसको है, जैसे अगर आप में लिखने का कौशल है तो आप कहानी लिख सकते हैं, आप कविता लिख सकते हैं, आप भजन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं भाई जिसमें लिखने की कला है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेखन कौशल यानी लिखने की कला। तो लिखने की कला बहुत कम लोगों में होती है भाई। अगर जी किसी में लिखने की कला गई तो भाई बड़े बड़े साहित्यकार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। जैसे प्रेमचंद में क्या है, लेखन कौशल है, वो चीजों को लिख सकते हैं, नई नई चीजों को आप लिख सकते हैं। समाज में जो चीजें हो रही हैं या जो चीजें घट रही हैं, आपके आसपास जो कुछ हो रहा, आप डायरी लिख सकते हैं, आप कहानी लिख सकते हैं, आप निबंध लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, लेखन कौशल कहते हैं। यानी जो हमारी लिखने की कला यानी लिखने की जो हैबिट्स हैं उसको लेखन कौशल कहा जाता है। तो संप्रेषण के 4 कौशल हैं। संप्रेषण यानी अपने बात को जो कहते हैं या अपनी बात को कहने का जो तरीका, उसे संप्रेषण कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है उस संप्रेषण बोलते हैं। यानी अपनी बात को दूसरे से, यानी जब हम अपने मैसेज को, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, इसको भाई संप्रेषण बोलते हैं। तो संप्रेषण कौशल 4 प्रकार का है। श्रवण कौशल यानी सुनने की कला, जब हम सुनते हैं। दूसरा था वक्ता कौशल यानी बोलने की कला, जब हम चीजों को बोलते हैं। अगला होता है वाचन कौशल यानी कह सकते हैं भाई पढ़ने की कला। पढ़ना भी एक बहुत बड़ी कला होती है जब हम चीजों को पढ़ते हैं यानी रीड करते हैं। और अगला होता है हमारा क्या, लेखन कौशल, यानी जब हम चीजों को लिखते हैं। ठीक है, एक हमारा क्या हो जाता है, लिखने की कला। यह भी एक बहुत बड़ी क्या होती है, कला होती है कि आप चीजों को, कि आपको क्या है, चीजों को लिखने की हैबिट है, आप उसको अच्छे तरीके से एलिबरेट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो ये 4 कौशल है। संप्रेषण कौशल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारा आपको एग्जाम में लिख करके आना ही आना है। ठीक।